गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन 1D, रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। देखो इसमें हम इस मोशन में एक्चुअल में हम क्या करेंगे, हम ऐसे मोशन की स्टडी करेंगे जैसे आप कोई भी व्हीकल ऐसे किसी भी अगर सीधी सड़क पे चल रहा है, अगर उसके मोशन की हमें स्टडी करनी है तो हमें एक यूनिफॉर्म तो इसकी स्टडी करनी है, तो उस मोशन को कहते हैं मोशन वन डायमेंशनल। मोशन वन डायमेंशनल से कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, या उसे कहते हैं मोशन इन मतलब रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। ठीक है, आप देखो भाई इस मोशन को दो प्रकार के होते हैं, इसे दो मतलब पार्ट में बांट सकते हैं, यूनिफॉर्म एसिलेशन, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। देखो यूनिफॉर्म एसिलेशन का मतलब ये हुआ गया कि जो एसिलेशन होगा वो टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, और जो नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन होगा वो टाइम के साथ क्या कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब टाइम के साथ वो टाइम का एक फंक्शन होगा, मतलब एफ ऑफ टी होगा एक, ऐसा मान जैसे ए बराबर के टी हो गया। और ये रहेगा अगर ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड है तो हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड रहेगा किसी भी व्हीकल का, ऐसा होता है एक्चुअल में। जो कोई भी अगर इंजीनियरिंग लेवल पे कोई भी कंपनी अगर किसी भी व्हीकल का प्रोडक्शन करती है तो उस टाइम ऐसा किया जाता है, ये सारा इंजीनियरिंग लेवल का है, ठीक है, ऐसा आप कुछ समझ सकते हो। आप देखो कोई भी व्हीकल जा रहा है, मतलब कोई भी व्हीकल ये इस सड़क पे मोशन कर रहा है, तो हम इसकी जो मैकेनिकल काइनेमेटिक टर्म है उसको किस फाइंड करेंगे, जैसे वी, एक्स और टी और ए, ये मतलब एसिलेशन इसका क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी कितना उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया और कितने टाइम में ये चीज़ें की गई, ठीक है, इसके बारे में हम इसमें यूनिफॉर्म एसिलेशन, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको केस मोशन इन 1D में सबसे पहला केस उठा रहा हूँ, यूनिफॉर्म एसिलेशन मोशन। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखो वी बराबर, देखो इसमें एक्चुअल में देखो इसको स्टडी करने के लिए ये जो इक्वेशन है, ये जो मैंने अभी जो कल फंडामेंटल काइनेमेटिक्स पढ़ी थी उसी से इक्वेशन डेराइव होती है। देखो जैसे हमने पढ़ा था कल dx अपॉन dt इज इक्वल टू वी वेलोसिटी होता है और एसिलेशन क्या होता है, dv अपॉन dt होता है। ठीक है, अब इसी से ये डेराइव्ड होती है। तो ये देखो सबसे पहली इक्वेशन है इसकी v बराबर u प्लस ए टी। अब ये वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया है इसको, ये फर्स्ट इक्वेशन होती है, इसे इन्हें एक्चुअल में गैलीलियो की इक्वेशन कहते हैं इन्हें, ये होती है गैलीलियोज इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन होती है, गैलीलियोज इक्वेशन होती है, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो जितनी भी इक्वेशन है सारी कौन सी इक्वेशन कहलाती है, ये कहलाती है गैलीलियोज इक्वेशन। आप देखो इसमें जो वेलोसिटी का, आप देखो जो वेलोसिटी का जो वेक्टर है इसे कहते हैं हम, जो v है इसे ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ द किसी भी ऑब्जेक्ट या व्हीकल, और u क्या इसमें इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और ये a क्या हो गया इसमें एसिलेशन हो गया, और t क्या हो गया टाइम टेकन हो गया, और s क्या हो गया इसके अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट, उस व्हीकल ने टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो ये s वेक्टर है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है ये एक्चुअल में। जो आगे कोई अच्छा क्वेश्चन होता है वैसे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैं बाद में बताऊंगा कि एक ऐसा क्वेश्चन होते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है, इसको इस प्रकार समझ सकते हो, कई बार क्या होते हैं कि जो एसिलेशन को टाइम का फंक्शन हो जाता है, तो क्या हो जाता है कई बार, मतलब तो जैसे व्हीकल पहले यहाँ से यहाँ तक गया, फिर क्या करते हैं, पहले समझ सकते हो व्हीकल यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाने के वापस उसने यू टर्न ले लिया, तब यू टर्न के कॉन्सेप्ट आते हैं तब इस चीज़ का बड़ा यूज होता है, ठीक है। और अब इसको मान सकते हो, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कि nth सेकंड में किया गया डिस्प्लेसमेंट, जिसे कहते हैं u प्लस हाफ 2n-1 a। इसमें u इनिशियल वेलोसिटी है और n इसमें जितना कितने सेकंड का, मतलब कितने टाइम का, मतलब nवें सेकंड का, ये nवें सेकंड का है, ठीक है। आप निकाल सकते हो दूसरे सेकंड का, 30 सेकंड का, तो उसमें n की वैल्यू 2, 3 आप जिस हिसाब से पुट कर सकते हो, इस हिसाब से डाटा दिया हुआ है, ठीक है, और a इस व्हीकल का एसिलेशन हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है। और मतलब ये जितनी भी इक्वेशन है उसको सारों का आपको डेराइव कर सकते हो, dx अपॉन dt अपॉन इज इक्वल टू वी और a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। अब ऐसा देखो dx अपॉन dt v dt कर दिया, और अब इसको क्या कर दिया, जब अब इसको ऐसा कर सकते हो कि भाई यहाँ पे पहले वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, तो ये भी 0 थी, ये v थी, x थी, और v की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर सकते हो। मतलब बहुत सिंपल है ये, ठीक है, इसको आप कैसे भी कर सकते हो, ग्राफ से भी इसको प्रूफ किया जा सकता है इक्वेशन को, लेकिन हमारा इन पे फोकस नहीं है, डेरिवेशन पे हमारा कॉन्सेप्ट पे फोकस होगा अभी। तो ये जो इक्वेशन है मैंने अभी देखो इन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में भी लिखा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। वेक्टर फॉर्म में लिखने का मेरा मतलब ये हुआ कि देखो ये जो चीज़ होगी ये अगर 2D मोशन पढ़ते हैं तो उसमें भी बहुत यूजफुल हो सकती है। देखो अब एक्चुअल में ऐसे इसको ऐसे समझते हो, वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस 2a
टी, वी बराबर यू वेक्टर ए टी, ठीक है। इसको ये समझ सकते हो कि जो वी एक्स आई केप प्लस वी वाई जे केप प्लस वी जेड के केप इज इक्वल टू यू एक्स आई केप प्लस यू वाई जे केप प्लस यू जेड के केप प्लस ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप और टाइम। मतलब इस इक्वेशन को अगर x के मतलब x डायरेक्शन में आपको ये गैलीलियो इक्वेशन लगा सकते हो, y डायरेक्शन में गैलीलियो इक्वेशन लगा सकते हो, z डायरेक्शन में गैलीलियो इक्वेशन लगा सकते हो और सेपरेटली आप इन कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। मतलब मेरा जो वेक्टर लिखने का पर्पस था, मेन पर्पस ये है कि आप कोई भी सबसे पहले कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करोगे, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इक्वेशन लगाओगे, ठीक है। कोई भी फ्रेम, मैंने जो अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना वो रेस्ट पे माना है, ठीक है। आप वो रिलेटिव मोशन पढ़ोगे तब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, खुद मोशन में होगा तो आप उसको मान सकते हो। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हो कि v1 वेक्टर अपॉन 2 ये भी 1 2 ये भी 1 2, मतलब जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो वन ऑब्जेक्ट है, जैसे इस ऑब्जेक्ट को 1 मान लिया, इस ऑब्जेक्ट को 2 नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या कर दिया कि मतलब इसकी जो वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में कितनी है, मतलब इसको क्या कर दिया हमने, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट 2 है इसको मैंने एक फ्रेम बना दिया, ठीक है। इतना वो रिलेटिव मोशन में ज़्यादा चर्चा करेंगे इसके बारे में हम। अब देखो, अब अगला कॉन्सेप्ट आता है। अब 1D का सबसे बड़ा यूज जो हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलता है वो होता है हमारी ग्रेविटेशनल, मतलब ग्रेविटी के अंदर किसी भी जो कोई भी बॉल को अगर ऊपर थ्रो करते हैं हम, बॉल को थ्रो करते हैं तो उसका जो मोशन होता है वो एक्चुअली में 1D मोशन ही होता है। मतलब अगर कोई भी अगर बॉल हुई, अगर उसको हम ऊपर थ्रो करते हैं, अब थ्रो करने के 2 तरीके हो सकते हैं। देखो, एक तो थ्रो करना सीधा ऊपर थ्रो कर दिया, वर्टिकली थ्रो कर दिया हमने, ठीक है। और एक ऐसे थ्रो कर दिया, मतलब ऐसे थ्रो किया तो क्या करेगी वो, प्रोजेक्टाइल करेगी, वो 2D मोशन केस हो जाएगा। लेकिन ये जो ऊपर सीधा वर्टिकली थ्रो करते हैं हम किसी भी बॉल को, तो ये केस कौन सा हो जाएगा, ये 1D का केस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि जो 1D की जो प्रॉब्लम होती है उनको जो सोल्व करने का जो एक अप्रोच, जो हमें अप्रोच फॉलो करनी चाहिए जिससे गलती होने की बहुत कम चांस रहती है। देखो 1D क्वेश्चन हैंडल टेक्निक। देखो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारा जो फिक्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, सबसे पहली बात तो मैकेनिक्स की कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करनी हो तो आपका मतलब एक दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा। देखो जब एलएलएम में पढ़ेंगे तब भी देखेंगे फ्रेम, जैसे इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब वो फिक्स होना चाहिए हमें लेना क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। वो सबसे पहले फिक्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ऑल मेजरमेंट इज मेजर्ड फ्रॉम इट, मतलब जितने भी मेजरमेंट है वेलोसिटी का एसिलेशन का और इसका डिस्प्लेसमेंट का, सारे मेजरमेंट उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कोऑर्डिनेट के हिसाब से करनी होंगी। अप्लाई इक्वेशन, और क्या करनी है, जो भी इक्वेशन है गैलीलियोज इक्वेशन वो अप्लाई करनी है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल तो बता सकता हूँ आपको क्या निकालना है कि यहाँ पे आपको एक h डिस्टेंस पे एक बॉल, मतलब बिल्डिंग है, h हाइट की एक बिल्डिंग है, उससे हमने एक बॉल थ्रो किया, ठीक है। सबसे पहले एक्चुअल में होगा क्या, देखो बॉल ऊपर जाएगी, ऊपर जाके एक क्या करेगी, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर वो नीचे आएगी। मतलब अब एक्चुअल में एसिलेशन, जो ग्रेविटी हमेशा बॉल को, ग्रेविटी का जो एसिलेशन होगा क्या होगा, हमेशा जी नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब देखो अब हम क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, अब वो टाइम निकालना है। तो उसको इस तरह देख सकते हो, देखो आप वो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें क्या पता है, हमें इनिशियल वेलोसिटी u पता है, ठीक है, और हमें क्या पता है, हाइट पता है h, और क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो, देखो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि हमें g भी पता है, एक्चुअल में क्या हमें एसिलेशन भी पता है क्योंकि वो हमेशा g है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एसिलेशन जी है, जो जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें अब ये इक्वेशन लगाएंगे। देखो आप देखो मैं वेक्टर का, मतलब मेरा जो मेन जो पॉइंट था मैं ये समझाना चाहता है वेक्टर का यूज क्यों किया गया यहाँ पे। देखो अब सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस फ्रेम ऑफ, इसको मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या माना, अभी अभी जो मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना वो ये माना है कि मैंने जिस पॉइंट से, मतलब बॉल को जिस पॉइंट से मैंने प्रोजेक्ट किया है, जहाँ से प्रोजेक्ट किया है, ओरिजिन ऑफ द प्रोजेक्टाइल वही क्या है, मतलब जिससे मैंने फेंका है बॉल को वही मेरा क्या बन गया, मैंने वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया है, ठीक है। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या करेंगे, अब मैंने क्या माना है कि इधर मैंने पॉजिटिव मैंने मेजरमेंट लूंगा और ऊपर क्या लूंगा, ऊपर भी पॉजिटिव लूंगा, इधर नेगेटिव लूंगा, इधर भी नेगेटिव लूंगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो ये हाइट के कोऑर्डिनेट होंगे, अब बॉल क्या करेगी, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट
ये डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है कि टी टाइम के बाद उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड कर लिया वो बता रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखो इसमें ऐसा करेंगे तो जो हमारा जो एस वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस एच। क्या बनेगा, माइनस एच। अब माइनस क्या डायरेक्शन बता रहा है, एच क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। उसको आई केप जे केप भी ले सकते हो, लेकिन ये वन डायरेक्शन में है तो अभी मैं इतना डीप नहीं जा रहा हूँ, अभी इतनी जरूरत भी नहीं है क्योंकि चीज़, लेकिन बता रहा हूँ कि तो एस वेक्टर का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों बता दे रहा है। ठीक है, एस वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, और इसकी तो यू होगी, यू क्या होगी, यू वेक्टर क्या होगा, यू पॉजिटिव ही होगा। ये क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर डायरेक्शन में है। ठीक है, अब जी क्या होगा, मतलब एसिलेशन क्या होगा, एसिलेशन क्या होगा, नीचे की तरफ एसिलेशन है इसका, नीचे की तरफ, तो एसिलेशन क्या होगा, नेगेटिव। एसिलेशन क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब हमें टाइम निकालना होगा, हमें क्या करेंगे, देखो हमें अभी इक्वेशन पता है कि एस वेक्टर बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एच क्या है, माइनस एच, यू क्या लेंगे, यू। ठीक है, और ये टी ले लिया और क्या ले लिया, हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो इक्वेशन देंगे तो ये क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी। तो क्वाड्रेटिक बनेगी तो क्वाड्रेटिक के दो रूट आएंगे, जिसमें एक रूट तो ऐसा होगा जो पॉसिबल है, टाइम नेगेटिव हो जाएगा या इमेजिन आ जाएगा। इमेजिन तो नहीं आएगा, इमेजिन तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों, जब एक इमेज दोनों भी, अगर एक रूट इमेज नहीं होगा तो दूसरा भी इमेज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो एक इसमें या तो एक नेगेटिव हो जाएगा, टाइम पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव होगा वो क्या पॉसिबल नहीं होगा, पॉजिटिव पॉसिबल हो जाएगा, वो एक आपका आंसर हो जाएगा। मतलब टाइम फ्लाइट, मतलब जो टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने का वो यही टाइम होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, अब मैंने जो कवर किया है, मैंने वो सारा वो जो भी मैंने केस बताए थे, जो कि गैलीलियो इक्वेशन है वो कब लगती है, जब ए टाइम के साथ कांस्टेंट हो तब लगती है, वरना ये इक्वेशन नहीं वैलिड होती है। ठीक है, तो जब हमारा जो मोशन हो किसी भी व्हीकल का, अगर ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन हो, तब हमें एक्चुअल में फंडामेंटल में जाना पड़ता है। कौन से फंडामेंटल, वही फंडामेंटल जो काइनेमेटिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है, जिस तरह हमने डिफाइन किया उसी पे जाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसे दे दिया कि जो एसिलेशन है वो टाइम के साथ, टाइम का फंक्शन है, एसिलेशन ए इज इक्वल टू के टी, मतलब ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, बट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। मतलब अगर टी बराबर 1 सेकंड है तो के रहेगा, टी बराबर 2 सेकंड है तो 2 के रहेगा। ठीक है, इसकी टेक्निक क्या है, सपोज दैट हमें किसी टी टाइम के बाद इस कोई भी पार्टी की कोई भी व्हीकल है, इसकी क्या निकालनी है, हमें इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डीवी, हमें पता है कि जो एसिलेशन होता है वो क्या होता है, डीवी अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, के टी हो गया, डीवी को इधर लेके गए, के टी डी टी। अब सिंपल अप्रोच है। अब आपको देखो टाइम 0 देगा तो कुछ वी यू नोट भी दे सकता है। अब वो तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का है। ठीक है, लेकिन इसकी तो बेसिक अप्रोच है क्वेश्चन की हैंडल करने की, वो यही अप्रोच होगी। ठीक है, अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोल दिए अगला, तो डिस्प्लेसमेंट डी एक्स अपॉन टी इक्वल टू वी डी एक्स और वी डी टी का मतलब अब वेलोसिटी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे फंक्शन के साथ, उसको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। मतलब हमें एक दिया हो तो कुछ भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो, अब आता है एक इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो, ग्राफ कन्वर्टिंग अप्रोच, मतलब ग्राफ को कन्वर्टिंग करने की अप्रोच क्या है। देखो इसमें जो पॉसिबिलिटीज है वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन जो बेसिक अप्रोच, जो फंडामेंटल क्या है इसका, देखो ये देखो आपको ए टी ग्राफ दिया, ए और टी के बीच में ग्राफ दिया गया है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ दे दिया आपको ए टी। अब इस ग्राफ के सबसे पहले आपको कोई भी ग्राफ दिया हुआ हो सकता है उतना स्टैंडर्ड ग्राफ ही मिलेगा आपको। तो स्टैंडर्ड ग्राफ में सबसे पहले उस स्टैंडर्ड ग्राफ की क्या निकालनी पड़ेगी, आपको उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ए इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन, सपोज दैट हमें एक्स और टी के बीच ग्राफ निकालना, डी एक्स अपॉन डी टी के टी स्क्वायर कर, मतलब ये नहीं, देखो डी वी अपॉन डी टी करना है यहाँ पे, डी वी अपॉन डी टी, मतलब वेलोसिटी और इसके बीच में क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो वी टी ए इज इक्वल टू के टी स्क्वायर और ए इज इक्वल टू कितना का, डी वी अपॉन डी टी अपॉन के टी स्क्वायर और वेलोसिटी और टाइम के साथ। अब ये इक्वेशन को सोल्व कर लिए, वेलोसिटी क्या देगी, वेलोसिटी जाएगी के टी क्यू अपॉन 3 और ये क्या जाएगी, वेलोसिटी वी टी की ग्राफ से बना सकते हैं। अब वी से आप एक्स पे निकाल सकते हो। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको सबसे पहले ग्राफ का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ग्राफ मतलब बेसिक, सबसे पहले देखो फिजिक्स को सीखने के लिए सबसे पहले बेसिक अप्रोच आपके पास डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर और ग्राफ, बेसिक मैथमेटिक्स की अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि मैकेनिक्स मतलब फिजिक्स में एक्चुअल में यही होता है। फिजिक्स में अगर मैथमेटिक्स है और आपके पास लॉज है तो फिर क्वेश्चन सोल्व करना, हैंडल करना बहुत आसान बन जाता है। ठीक है, अब देखो हम आगे देखते हैं 2D मोशन। 2D मोशन मतलब प्रोजेक्टाइल। अब सबसे पहले 2D मोशन का बेसिक लॉज क्या है वो देखते हैं, फिर उसके बाद में अब 2D मोशन का स्पेशल केस क्या बन जाता है, प्रोजेक्टाइल बन जाता है।
अब देखो अप्रोच क्या है, ऑल काइनेमेटिक्स मेजरमेंट आर ब्रोकन सो दैट, अब सारे जितने भी आपको जो भी दिया गया वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्ले, उसको इस तरह से तोड़ना है कि मतलब उसको हम सेपरेटली, हम सबसे पहले हमारा एक मतलब रेफरेंस पॉइंट चूज कर लेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज कर लेंगे। अब क्या करेंगे, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में होगी, वाई डायरेक्शन में होगी, जेड डायरेक्शन में होगी। अब कोई भी वेलोसिटी, किसी भी व्हीकल की वेलोसिटी दी हुई हो, हम क्या करेंगे उसको एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट पे ब्रेकन कर देंगे और डिस्प्लेसमेंट होगा उसको एक्स और वाई में ब्रोक कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे उसको हम। अब क्या करेंगे, उसके हम सेपरेटली मतलब एक्स डायरेक्शन में गैलीलियो इक्वेशन लगाएंगे, वाई डायरेक्शन में गैलीलियो इक्वेशन लगाएंगे, जेड डायरेक्शन में गैलीलियो इक्वेशन लगाएंगे, और इस तरह से हम उसको, जिस तरह हमने 1D की प्रॉब्लम को हैंडल किया, वही सेम की सेम टेक्निक 2D मोशन के लिए भी अवेलेबल होगी। ठीक है, मतलब जो काइनेमेटिक्स को मतलब इसी तरह हैंडल किया जाता है। एक्चुअल में देखो काइनेमेटिक्स में अभी तो फिजिक्स नहीं है, ये फिजिक्स नहीं, अभी मैथमेटिक्स चल रही है। असली तो फिजिक्स है, मतलब मैकेनिक्स असली स्टार्ट होगी एलएलएम से, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट होगी, वहाँ से फिजिक्स स्टार्ट है। अभी ये बेसिक टर्मिनोलॉजी चल रही है। ठीक है, अब आगे देखो क्या करें हम। अब अगला है जो हमारा, ये होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मतलब मोशन ऑफ बॉल इन ग्राउंड। मतलब कोई भी आप देख सकते हो कि अगर हमने बॉल को क्या किया, एक तो वर्टिकली थ्रो होता है, लेकिन बॉल को किसी एंगल थीटा से, जो हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, अगर वहाँ से थ्रो किया गया बॉल को, वहाँ से अगर यू वेलोसिटी से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू से बॉल को थ्रो कर दिया, तो उसका मोशन कैसा होगा, और उसका मतलब एक्चुअल में क्या होगा, उसको कौन सा पार्ट ट्रैवल करेगा, उसके बारे में स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मान सकते हैं कि सबसे पहले देखो, अब ये प्रोजेक्टाइल मैंने कर दिया, तो आप देख सकते हो कि जो हमारी ये ग्रेविटेशनल फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा। इसकी तो वेलोसिटी मतलब यहाँ पे इधर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा, कोई भी पार्टिकल होगा उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। अब ये फोर्स तब आ सकता है जब हम हवा चले, मतलब अगर अभी हमने क्या माना भाई, अभी हमने ये माना है कि जो ये पूरा भी तो प्रोजेक्टाइल हो रहा है वो किस में हो रहा है, वो वैक्यूम में हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी सराउंडिंग नहीं है, वायुमंडल नहीं है यहाँ पे। अगर वायुमंडल होता तो उसका भी ड्रैग फोर्स भी कंसीडर कर सकते थे। उस टाइम आप कह सकते हो कि भाई ओरिजिन डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज, लेकिन अभी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब ड्रैग को मैंने कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, अब ग्रेविटेशन तो हमेशा लगेगा, ग्रेविटेशन तो हमेशा नीचे, जी तो हमेशा लगेगा, mg जो पृथ्वी का है, अर्थ का है अपना। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या करना, अब इसको भी सोल्व करने की टेक्निक तो सेम ही है, 1D की तरह इसको भी 1D की तरह सोल्व करना है। मैंने अभी क्या बताया था, देखो सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा। अब क्या देखेंगे, देखो इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट है हमेशा, टाइम के साथ कोई वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ इसी प्रोजेक्टाइल पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। मैं अगले में बताऊंगा जो एक्चुअल में फोर्स को, मतलब एक्सीलरेशन को हैंडल करने वाली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। जो एक्सीलरेशन को हैंडल करती है वो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स होती है, फोर्स ही हमेशा हैंडल करेगा एक्सीलरेशन को। ठीक है, अब देखो वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वाई डायरेक्शन में क्या है, एक कांस्टेंट है, वो कितना होगा, वो जी है, वो ग्रेविटेशनल जो वो ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड जी है, वी क्या है, वी मतलब वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, अप्लाई और गैलीलियो इक्वेशन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। अब वो जो इक्वेशन थी मैंने बताई थी, गैलीलियो जो 3 इक्वेशन v बराबर u प्लस ATS बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर v स्क्वायर 2s, ये जो भी इक्वेशन मैंने बताई अभी, उन इक्वेशन को आप एक्स और वाई डायरेक्शन में सेपरेटली सोल्व कर सकते हो, और आप इन इक्वेशन की मदद से ये जो इक्वेशन है ये निकाली जा सकती है। ये इसे कहते हैं ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। देखो मैं अभी डेरिवेशन में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा अभी जो मेन पर्पज है वो है रिवीजन कराना, मतलब शॉर्ट में चीज़ों को बताना। ठीक है, अब देखो, अब जो इसका जो टाइम फ्लाइट होगा, अब ये जो सीधे रिजल्ट है, आप रिजल्ट सारे इन्हीं से निकलने वाले हैं, मतलब जो बेसिक अप्रोच है वो सारी अप्रोच यहीं से है। ठीक है, आप इसको कर सकते हो आराम से। अब देखो, अब ये क्या, देखो टी बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये क्या हो गया, ये टाइम फ्लाइट है, मतलब इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, टोटल जितना भी टाइम लगा वो कितना लगा, उसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वो कितना होगा, वो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2 क्या है, मतलब u क्या है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, थीटा क्या है हॉरिजॉन्टल से सबटेंड एंगल है, g क्या है ग्रेविटेशनल, मतलब g क्या है यहाँ पे ग्रेविटी का कांस्टेंट, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ की, और h क्या है यहाँ पे, अब देखो h क्या है, मैक्सिमम हाइट, मेरा मैक्सिमम हाइट कितनी है इस प्रोजेक्टाइल की, h मतलब कितनी मैक्सिमम हाइट उसने ऑब्टेंड की, h
मतलब मैक्सिमम हाइट कितना वो मैक्सिमम चला गया, ऊपर कितना चला गया, वो कैसे निकालेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, वो सेम ही यू वही है, थीटा वही है जो मैंने अभी ऊपर टी के लिए बताया, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट हो गई। और रेंज मतलब रेंज वो चीज़ होती है जो प्रोजेक्टाइल जहाँ से, ये देखो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और यहाँ पे आके गिरा वो। अब जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड की उसने, वो कितनी होगी, r इजिकल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। अब आज इसका रिजल्ट याद रख सकते हो कि r जो 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा इक्वल होंगे। ये तो मैथमेटिक्स है और सिंपल मैथमेटिक्स है, और r थीटा भी सिंपल मैथमेटिक्स है, आप आराम से कर सकते हो इसको, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि इसकी जो मैक्सिमम अगर ये r मैक्सिमम निकालना हो आपको तो कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको मैक्सिमाइज करना होगा। ये मैक्सिमाइज कब होगा, जब 1 होगा। अब 2 थीटा कितना होगा, π/2 होगा, और थीटा वाला क्या हो जाएगा, π/4। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। ये थीटा वाला π/4 पे मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम रेंज होगी इसकी, ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल की। अब ये जो इक्वेशन है ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन y बराबर x tan थीटा x tan थीटा माइनस हाफ जी, इस इक्वेशन का बहुत यूज होता है। मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि देखो ये एक्चुअल में इक्वेशन बताती क्या है हमें, अगर हमें ये पता है इक्वेशन क्या बताती है तो बहुत जो आगे जो कोई अच्छे इक्वेशन होते हैं उनको सोल्व करने में बहुत अच्छी मतलब दिमाग में जो थिंकिंग प्रोसेस है वो अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है। तो कैसे देखो, अब एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे तो x और y के कोऑर्डिनेट में एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है ये किसी भी एक्चुअल में कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, किसी भी कर्व की इक्वेशन है, ठीक है। ये मतलब एक्चुअल में पैराबोला तो है, ये एक्चुअल में है क्या है, y(x² + bx + c), ये यही तो है, ठीक है। अब एक्चुअल में ये x मतलब कोई भी प्रोजेक्टाइल का टाइम x और ये y, ये कोऑर्डिनेट है इसके, ये x और y के कोऑर्डिनेट को इंटरलेट करने वाला क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अब आपको ये कर सकते हो, ये देखो अब केस तो बहुत सारे हैं प्रोजेक्टाइल। अब देखो मेन फंडामेंटल केस यही है। अब इससे इनफाइनाइट केस बना सकते हैं प्रोजेक्टाइल। आप जो ऐसे पढ़ाया जाता है ना प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड से प्रोजेक्टाइल करना, वो सारा एक ही है। अगर अच्छी तरह से आपको मैथमेटिक्स, अगर वेक्टर का और डिफरेंशियल इंटीग्रेशन और रेफरेंस पॉइंट अच्छी तरह से आपको अगर लेना आता है तो आप आराम से उनको हैंडल कर सकते हो उन केसेस को। देखो अब देखो ये पहला ये केस हो गया, देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले ये अगर प्रोजेक्टाइल को ऐसे हैंडल किया, अगर ऐसे फेंका, अगर ये कोई बिल्डिंग है जो है साइड की, उससे करना है। अब क्या करेंगे हम, सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से एक ये रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे हम यहाँ से, और हमें उसी सेम जैसा डिट्टो जैसा ऐसा किया वैसा यहाँ पे करना होगा हमें। एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी ली, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी ली, और उसी तरह से इक्वेशन ट्रैजेक्टरी सब निकलता, टाइम फ्लाइट कितनी समय के बाद वेलोसिटी 0 होगी, मैक्सिमम होगी, सब। और फिर ऑल अबाउट इज मैथमेटिक्स। फिजिक्स का काम इतना, अभी फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं हुई एक्चुअल में, अभी तो फिजिक्स है ही नहीं, अभी तो ऑलरेडी सिर्फ मैथमेटिक्स चल रही है, ठीक है। ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो चल रही है तो काइनेमेटिक्स की है। असली फिजिक्स तो जब स्टार्ट होगी, जब एनएलएम जो स्टार्ट होगा उसमें जो न्यूटन्स के लॉज हैं वहाँ से फिजिक्स की शुरुआत है, ठीक है। मैकेनिक्स की एक्चुअली मैकेनिक्स की वहीं से स्टार्टिंग होगी। अब एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल फॉर इंक्लाइंड इसको भी हैंडल कर सकते हो आराम से। अब एक्चुअल में क्या करेंगे हम, रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे, टेढ़ा लेंगे, और वही टाइम रेट सब निकाल सकते हो आराम से। लेकिन इतना भी जे में इतना डेप्थ में आता भी नहीं है, मतलब ये एडवांस के लिए हो सकता है कि इसको हैंडल किया जा सकता है इस केस को। अब देखो यू कैन चूज एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब कोई भी फ्रेम आप रेफरेंस चूज कर सकते हो, ये भी ऐसा भी चूज कर सकते हो, ऐसा भी चूज कर सकते हो, ठीक है। और रिजोल्व दिस क्वांटिटी वी वेलोसिटी, उनको रिजोल्व करना होता है अकॉर्डिंग टू फ्रेम, और ठीक है। अब इतना आप इसको आराम से देखिए, समझिए, और देखो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।